नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं मोहम्मद फैसल। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। चुनाव में बीजेपी ने ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाते हुए 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत के बाद एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 2021 में बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या बंगाल में जिस तरह ममता ने लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाते हुए 2011 के विधानसभा चुनाव में 184 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वैसा ही कुछ 2021 में बीजेपी करने जा रही है। इस सवाल के पीछे पूरी तरह सियासी गुनाभाग है। 2011 के विधानसभा चुनाव में जिसमें ममता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेफ्ट के किले को ढा दिया था, उससे ठीक 2 साल पहले टीएमसी ने 2009 के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद अपने सांसदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 19 कर दी थी और ऐसा ही कुछ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसने 2014 के मुकाबले अपने सांसदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 18 कर दी है। बीजेपी की इस बड़ी जीत पर बीजेपी के राष्ट्रवाद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीति ने बंगाल में बीजेपी को इतना बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि ममता की भाजपा विरोधी नीति और मोदी की राष्ट्रवादी विचारधारा के कैंपेन में ममता के वोटरों को भी बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। क्या बंगाल की शेरनी अगले राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है? यूं तो ममता का पूरा करियर ही चुनौतियों और संघर्ष से भरा रहा है, लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों और पार्टी में लगातार तेज होती बगावत को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक इलाकों में यह सवाल पूछे जाने लगा है कि हाल तक सरकार और पार्टी में जिस नेता की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही हो, उसके खिलाफ जब दर्जनों नेता आवाज उठाने लगी हो तो ऐसे सवाल उठना लाजमी है। यह बात दिगर है कि कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों से जूझते हुए अलग पार्टी बनाकर लेफ्ट से दो हाथ कर चुकी ममता इन चुनौतियों से घबराकर पीछे हटने के बजाय इनसे निपटने की रणनीति में जुट गई हैं। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव के समय से यानी बीते करीब 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे के पर्याय बने हुए थे। पार्टी में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके किसी फैसले पर अंगुली उठा सके, लेकिन अब बीते 3-4 वर्षों में उनकी पकड़ कुछ कमजोर हो गई है। लगभग 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद नेताओं में कुछ असंतोष और नाराजगी तो जायज है, लेकिन बीजेपी ने खासकर बीते लोकसभा चुनाव से जिस तरह आक्रामक रुख अपनाया है और पार्टी के नेताओं को अपने पाले में खींच रही है, वह ममता के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। बीजेपी की ओर से राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर मिलने वाली कड़ी चुनौतियों को बीच सत्ता बचाने के लिए जूझ रही किसी भी पार्टी के लिए यह स्थिति आदर्श नहीं है। ममता को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। पहले तो राजनीतिक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत उनके लिए कठिन चुनौती बन गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े हर शख्स के लिए बीता सप्ताह काफी उथल पुथल और बदलाव भरा रहा। चाहे वो राजनेता हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, पश्चिम बंगाल की राजनीति को कवर करने वाले पत्रकार हो या फिर टीवी में बहस करने वाले या पैनलिस्ट में बैठने वाले क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक आसनसोल, बैरकपुर, बांकुरा, हल्दिया, मेदिनीपुर, पुरुलिया, मालदाह में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को राजनीति के बाद रैली करते हुए देखने को मिला और यह बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तब आया जब बीते हफ्ते शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद और सभी सरकारी ओहदों से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसा माना जा रहा है कि अधिकारी के कई समर्थक भी आने वाले दिनों में उन्हीं की राह पर चलते हुए बीजेपी में शामिल हो सकती है। परंतु आशंका इस बात को लेकर भी है कि क्या टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए बागी नेताओं को बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता स्वीकार करेंगे या नहीं। इसके अलावा कई अन्य मामले भी हैं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन भी है। शाह ने बोलपुर में रोड शो किया। भाजपा के चुनावी अभियान के लिहाज से बोलपुर काफी अहम है। यह संसदीय क्षेत्र कभी कम्युनिस्ट पार्टी का अभेद किला था। 1971 से 2014 तक लगातार यहां कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा। इनमें 4 बार सरादीश रॉय और 7 बार दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी ने चुनाव जीता। 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने यह किला जीत लिया। 2 बार से इस सीट पर उसी का कब्जा है। शाह ने अपने दौरे की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। रैली में शाह ने कहा कि अपने कम्युनिस्टों को मौका दिया, ममता को मौका दिया, एक बार हमें मौका दीजिए और हम 5 साल में सोनार बांग्ला कहने वाले सोनार बांग्ला बना देंगे। शाह ने कहा, ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा। बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। खैर, भाजपा का पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल को फतह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भाजपा को 10.16% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी, वहीं 2019 आते आते परिस्थितियां बदल गईं और लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीट है, जिसमें से 2 सीटों पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसे में चुनाव सिर्फ 292 सीटों पर ही होता है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और जी हां, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। धन्यवाद।